बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इंग्लिश ग्रामर क्विज़ कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स हैं। तो आपने साथ साथ नोट करते जाना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, यानी आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्या सिचुएशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है। द रेन स्टार्टेड while I was driving home. The underlined word is, underline लिखा हुआ है, इसके साथ डी मिस हो गया। The underlined word is preposition conjunction. You have just 10 seconds. Okay, the time is over. The rain started, बारिश शुरू हुई, while I was driving home, जब मैं घर की तरफ ड्राइविंग करके जा रहा था। तो ये while, यहाँ पर जो while है ये आपकी कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो कि क्लासेस को मिलाते हैं, वर्ड्स को मिलाते हैं। तो यहाँ ये while जो है दो क्लासेस को कंबाइन कर रहा है, दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। द रेन स्टार्टेड एक सेंटेंस है, आई वॉज ड्राइविंग होम दूसरा सेंटेंस है। तो इस तरह यहाँ वाइल जो है ये आप कंजंक्शन का काम दे रहा है। नंबर 2, इफ आई डैश बॉर्न इन अ डिफरेंट कंट्री, आई कुड लर्न टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। जी, इफ़ आई वर बॉर्न इन अ डिफरेंट कंट्री, अगर मैं मुख्तलिफ मुल्क में पैदा होता, किसी और मुल्क में पैदा होता, आई कुड लर्न टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, तो मैं मुख्तलिफ ज़बान बोलना सीख जाता। अब यहाँ पर देखें, ये आपका इफ़ जो क्लास है उसके अंदर है आई, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट जो भी हो, तो अगर वाज और वर में से सिलेक्ट करना पड़े तो आप वर करेंगे, हमेशा वर ही करेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो आपकी ये आपकी डिपेंडेंट क्लास है, जो मेन क्लास है, आई कुड लर्न टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, इसमें देखें आपका मेन क्लास के अंदर मॉडल वर्ब यूज़ होता है, कुड, वुड, शुड, माइट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ पास्ट, सिंपल पास्ट लगता है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब वाज भी पास्ट है, वर्ब भी पास्ट है, लेकिन ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें आप वर ही लगाएंगे। इफ़ आई वर बॉर्न इन अ डिफरेंट कंट्री, जैसे कहते हैं इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाक, अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता, जो इम्प्रोबेबल कंडीशंस होती हैं। ओके, नंबर 3, the man complained that there was no bread. The underlined part of sentence is dependent clause, independent clause. That there was no bread, ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, इस पार्ट को बताना है कि ये कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। जी, दैट देयर वाज नो ब्रेड ये आपकी डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास की एक बड़ी पहचान ये होती है कि वो कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। यहाँ पर दैट क्या है? ये कंजंक्शन है, इसलिए डिपेंडेंट क्लास है, इसे सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। और जो द मैन कंप्लेंट, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लास है, जिसे मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। नंबर 4, Samra could hear her sister snoring across the room. The underlined part of sentence is prepositional phrase, infinitive phrase. Across the room जो है इसको बताना है
कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है या इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। जी, यहाँ पर ये जो अक्रॉस द रूम है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, क्योंकि अक्रॉस यहाँ प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। इन्फिनेटिव फ्रेज़ की पहचान ये होती है कि उससे पहले टू लगा होता है, टू के बाद वर्ब लगा होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जैसे कहते हैं वी वेंट टू प्ले द मैच, वी वेंट टू प्ले द मैच, टू प्ले द मैच, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज़। तो ये यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। स्नोरिंग क्या होता है? खराटे भरना। नंबर 5 जी, द मून वॉज अ मिस्टी शैडो। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ। जी, यहाँ पर है द मून वॉज अ मिस्टी शैडो, चांद एक धुंधला साया था। तो ये क्या हुआ? ये आपका सिमिली नहीं हो सकता, क्योंकि सिमिली में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। लेकिन मेटाफर में क्या होता है? इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, लिटरल मीनिंग और होता है, उसका कोई और मफहूम बन रहा होता है। तो यहाँ पर ये मेटाफर है, द मून वाज अ मिस्टी शैडो, मेटाफर। माई सिस्टर डैशेस फ्रॉम लाहौर विजिटेड मी लास्ट नाइट। जी, अब यहाँ पर ये विच और हु ये दोनों आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पर माई सिस्टर हु इज़ फ्राम लाहौर, हु का रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, क्योंकि सिस्टर जो है उसके लिए, इंसानों के लिए हु का प्रोनाउन लगता है रिलेटिव प्रोनाउन हु। विच जो होता है ये चीज़ों के लिए, जानदार हों या बेजान चीज़ें जो होती हैं उनके लिए विच। तो इसलिए माई सिस्टर हु इज़ फ्राम लाहौर विजिटेड मी लास्ट नाइट। नंबर 7, the word equatable is adjective adverb। जी, the word equatable is an adjective। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको देखते ही पता चल जाता है कि वो एडजेक्टिव होते हैं, यानी जिन वर्ड्स के आखिर में ए बी एल आता है, ए बी एल ई आता है, एबल, जैसे एंजॉय एबल, ठीक है, तो यूजेबल, इक्विटेबल, ये एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ये नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इक्विटेबल प्लान जिस तरह कहते हैं, इक्विटेबल प्लान यानी मुनसिफाना तजवीज़, तो ये इक्विटेबल क्या है? एडजेक्टिव है। नंबर 8 जी, द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल इज माइन, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज, यानी विद द ब्रोकन हैंडल जो सेंटेंस का जो कुछ हिस्सा ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, इसको अंडरलाइन किया गया। ये बताना है कि एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। जी, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे पता चला एडजेक्टिव फ्रेज है? क्योंकि ये अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है कि अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल, यानी वो अम्ब्रेला जिसका हैंडल जो है, जिससे अम्ब्रेला को पकड़ते हैं, टूटा हुआ है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को करता है। नंबर 9 जी, नंबर 9, आई प्रेफर फ्रूट डैश मीट। दो प्रपोजिशंस हैं, इनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना है। आई प्रेफर फ्रूट टू मीट या आई प्रेफर फ्रूट ऑन मीट। जी, आई प्रेफर फ्रूट टू मीट, प्रेफर टू होता है तरजीह देना, यानी मैं
गोश्त पर फलों को तरजीह देता हूँ, यानी फल मुझे अच्छे लगते हैं। प्रेफर, हालांकि तर्जमा करके पर आ रहा है, मैं गोश्त पर, तो पर के लिए अमूमन ऑन की प्रपोजिशन यूज़ होती है, तो लेकिन यहाँ नहीं, प्रेफर टू, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन होती हैं। आई प्रेफर फ्रूट टू मीट। नंबर 10 एंड द लास्ट जी। Although the blue jacket was on sale, I did not buy it. This is a dash sentence. Complex or compound? जी, ये यहाँ पर आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है, क्या फ़र्क होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस? कि कंपाउंड सेंटेंसेस में जो दोनों क्लासेस होती हैं वो आप इक्वल रैंक होती हैं, दोनों मेन क्लासेस होती हैं, और उनमें जो कंजंक्शन यूज़ होती है वो फैन बॉयज़ वाली आती, ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। यहाँ पर इस सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सी है भला? ऑल दो है, ठीक है। तो इसलिए जो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक फिर डिपेंडेंट क्लाज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लाज होती है। आई डिड नॉट बाय इट, ये आपकी डिपेंडेंट क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज है, मेन क्लाज है। आई डिड नॉट बाय इट, ठीक है, क्योंकि ये मुकम्मल मफहूम इससे दे रही है, पूरा सेंटेंस मुकम्मल। दूसरा जो है, ऑल दो द ब्लू जैकेट वाज ऑन साइल, ये आपको मुकम्मल मफहूम नहीं फ्राहम करती, ठीक है। इसलिए ये आपकी डिपेंडेंट क्लाज है और इसमें कंजंक्शन ऑल दो है, तो इसलिए ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। इस तरह ये हमने 10 सेंटेंसेस क्विज़, इंग्लिश ग्रामर क्विज़ के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं, तो आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।